वेलकम गाइस। तो ये हमारा यूपीएससी के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का सेकंड लेक्चर है आज। राइट, ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है और जो स्टैटिक पार्ट है उसको हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। नो डाउट जो आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो भी अपलोड होता जाएगा धीरे धीरे करके। आपको करना क्या है, जो ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं उसका प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। राइट, और ये स्पेशल इसलिए है सर क्योंकि हम यहाँ पे जो आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है ये एनसीईआरटी के थ्रू 12th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी के थ्रू हम यहाँ कवर कर रहे हैं। राइट, ऑलरेडी हमारा एक जो पहले लेक्चर हो चुका है उसमें हमने बहुत सारे अच्छे की कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं, जैसे जो आपका रात को खिलने वाले फूल है ये व्हाइट कलर के क्यों होते हैं। राइट, और थॉर्नी जो पेड़ पौधे हैं वो आपको डेजर्ट या सेमी एरिड एरिया में ही क्यों देखने को मिलते हैं। ऐसे की कॉन्सेप्ट जहां से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। राइट, हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इनके एनवायरनमेंट के बारे में जाना, हमने अलग अलग बायोम्स के बारे में जाना, कैसे इसको इफेक्ट किया जाता है। राइट, कैसे ये इफेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को। हमने परमाफ्रॉस्ट, आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट और आर्कटिक एरिया में वेजिटेशन के फीचर्स क्या है जहां से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। राइट, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, इन सारी चीजों का क्या फर्क पड़ता, क्या किसी ऑर्गेनिज्म पे इम्पैक्ट पड़ता है। राइट, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। और नीश क्या होता है, राइट, एक यूनिक हैबिटेट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। अब यहां से आगे डिस्कस करते हैं कुछ। अब देखो, एनवायरनमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, पर्यावरण मतलब आपके चारों ओर जितनी भी चीजें हैं वो आपके एनवायरनमेंट में आती है। इसमें कुछ कुछ आपके बायोटिक फैक्टर होते हैं, कुछ अबायोटिक फैक्टर होते हैं हिंदी माध्यम। कुछ इसमें सजीव सजीव प्राणी होंगे, कुछ निर्जीव प्राणी होंगे, जो आपने 4th 5th कक्षा में पढ़ा हुआ है। राइट, तो बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, जो लिविंग चीजें आपके चारों ओर पाई जाती है, जैसे पेड़ पौधे हो गया, राइट, आपके बैक्टीरिया हो गया, ये हुए आपके बायोटिक फैक्टर। और कुछ होते हैं एबायोटिक फैक्टर, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया। राइट, ये सारी चीजें आपकी एबायोटिक फैक्टर जिनमें कोई सांस नहीं है। राइट, तो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं एबायोटिक फैक्टर्स को, कि ये कैसे आपके ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को कैसे ये डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर पे इनका इंपैक्ट क्या रहता है बेसिकली। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर का इंपैक्ट कैसा रहेगा किसी ऑर्गेनिज्म पे, ना सिर्फ आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म पे बल्कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी कैसे इसका इंपैक्ट रहता है। एक्वेटिक मतलब जो पानी में पाया जाने वाला है। राइट, तो इन सारी चीजों को अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, टेम्परेचर का सिंपल इफेक्ट है, अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको अगर इवेपोरेशन करवाना है तो आपको टेम्परेचर चाहिए। राइट, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, जितना इवेपोरेशन उतनी बारिश, जितनी बारिश उतना घना आपका जंगल होगा। लेकिन ये बात हर जगह एक कॉन्सेप्ट लेके दुनिया जितने नहीं चल जाना है, ये बात आपकी डेजर्ट एरिया में नहीं अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर कहाँ से आएगा, वहां तो मॉइस्चर मॉइस्चर तो वहां है ही नहीं। राइट, तो टेम्परेचर जो अलग अलग इकोसिस्टम्स है इनको बहुत बहुत मतलब काफी तरीके से इनको इंटीग्रेटेड वे में अलग अलग इकोसिस्टम्स के स्ट्रक्चर को ये डिटरमाइन करता है। राइट, जहां मॉइस्चर का कोई सोर्स होगा वहां भारी बारिश करवा देगा टेम्परेचर होने की वजह से। जैसे इक्वेटोरियल रीजन्स में आपको बहुत ही डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, आपको यहाँ अफ्रीका में कोंगो का फॉरेस्ट मिल जाएगा। राइट, यहाँ आपको सेल्वास नाम के फॉरेस्ट मिल जाएंगे, यहाँ साउथ अमेरिका में। राइट, मेरे मैप मैं बहुत गंदा बनाता हूँ, आई नो दिस। राइट, तो ट्रॉपिकल एरियाज में इतने डेंस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। इधर अगर आप यहाँ अर्थ के बिल्कुल इक्वेटर के साथ यहाँ इंडोनेशिया वगैरह का जो एरिया आप देखोगे, यहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट है। राइट, और इसीलिए यहाँ पे जो आजकल जो नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम चला हुआ है, तो पाम ऑयल के भी यहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी एरिया में होती है, आपके मेडागास्कर में हो गया अफ्रीका के साथ। राइट, तो ये टेम्परेचर डिटरमाइन करता है कि कौन सी चीज कहाँ पे उगनी है ना। अब डेजर्ट में अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो वहां और दिक्कत हो जाएगी। राइट, हाइपर इवेपोट्रांसपिरेशन वहां पे हो जाएगा। राइट, और ज्यादा सूखा वहां पड़ जाएगा। इसको छोड़ो, हमने मेन फोकस करना है सर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पे। लैंड पे क्या इफेक्ट होगा वो हमें पता है, वो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे क्या इसका इफेक्ट होगा वो देखते हैं। देखो, देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट्स सच एज थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर एवरेज टेम्परेचर्स एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर जो है हमारे लैंड में तो ऑलमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 57 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। राइट, 57 डिग्री सेल्सियस जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है अर्थ में। राइट, आपका जो डेथ वैली है यूएसए की, आपने देखा होगा। राइट, वेस्ट में ये आपका अगर
ये आप अगर इसको नॉर्थ अमेरिका मान लो तो यहाँ कहीं आपको डेथ वैली मिलेगी, वहां हाईएस्ट टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। ये तो हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। पर यहाँ पे डीप डीप अर्थ में भी आपको एक इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, जैसे आपके हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गए, राइट, जिन्हें हम थर्मल स्प्रिंग्स कहते हैं, राइट। थर्मल स्प्रिंग्स मतलब जो गर्म पानी के आपके जो चट्टानों में गर्म पानी आपके भरा हुआ होता है उन्हें हम कहते हैं थर्मल स्प्रिंग्स, राइट। जैसे आपका पूगा वैली हो गया, राइट, आपने पूगा वैली के बारे में सुना है लद्दाख में, राइट। तो ऐसी जो थर्मल स्प्रिंग्स हैं वहां भी बैक्टीरिया रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस में बैक्टीरिया रहता है। तो इकोसिस्टम सिर्फ वो नहीं है जो आप देखते हैं, इवन डीप ओशन में, डीप सी में, और इवन आपकी क्रस्ट में भी, डीप क्रस्ट में भी इकोसिस्टम्स अलग अलग से पाए जाते हैं, राइट। अब ये अलग अलग तरीके से आपका टेम्परेचर अलग अलग ऑर्गेनिज्म को इम्पैक्ट करेगा। जैसे ट्यूना फिश दे आर रेयरली कॉट बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन द ओशन। कि ट्यूना फिश जो है मेजरली ये जो है थोड़ा हाई आपके जो हाई टेम्परेचर है उसके लिए अडेप्टेड है, इसलिए मेनली आपको ट्यूना फिश जो कि बहुत फेमस है, राइट, बहुत फेमस है, कई बार ये न्यूज में रहती है। तो ट्यूना फिश आपको मेनली देखने को मिलेगी ट्रॉपिकल एरियाज में, इनको थोड़ी गर्मी चाहिए होती है, राइट। अब टेम्परेचर का सर इतना इम्पैक्ट रहता है कि अगर आप पोलर बियर को एक एक दिन के लिए भी अगर आप यहाँ मतलब इंडिया में लेके आओगे पोलर बियर को तो वो एकदम से मर जाएगा। वो एडेप्टेड उस तरीके से है, उसकी उसकी उसका शरीर उस तरीके से बन चुका है, राइट। तो अब टेम्परेचर के आधार पे ही अगर हम देखें तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब वो काफी लो टेम्परेचर में भी रह लेंगे, हाई टेम्परेचर में भी रह लेंगे, उनके बीच कुछ उनकी बॉडी में कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जो अभी हम देखेंगे आगे, हाइबरनेशन कर लेते हैं कई लोग, राइट, एस्टिवेशन जैसे ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं। तो जो इस तरीके के जो आपकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वाइड टेम्परेचर रेंज में रह लेते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरीथर्मल, उन्हें हम कहेंगे यूरीथर्मल। और जो वाइड रेंज नैरो रेंज में रहेंगे, मतलब जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, मतलब जिनका एक फिक्स रेंज ऑफ टेम्परेचर है, जैसे 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका जो टर्टल है, जो आपके ऑलिव रिडली सी टर्टल है, इनको चाहिए होता है अराउंड 32-33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, राइट, 30 से 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अदरवाइज क्या हो जाएगा, इनका जो है, इन जो आपके टर्टल स्पीशीज है इनके बारे में अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ ऐसी स्पीशीज भी है दुनिया में जिनका सेक्स क्या होगा, राइट, जिनका जेंडर क्या होगा ये डिटरमाइन करेगा कि उस टाइम टेम्परेचर क्या है। जब इनकी फर्टिलाइजेशन हो रही है उस टाइम टेम्परेचर क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनका जेंडर क्या होगा। समझ रहे हो बात को, इनके स्पर्म्स नहीं डिटरमाइन करेंगे, एक्स वाई क्रोमोसोम इनमें नहीं डिटरमाइन करते हैं, जैसे आपका टर्टल्स हो गया, राइट। तो इस पूरे जो आपने ये सारा कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली टेम्परेचर से रिलेटेड है कि इतने वाइड तरीके से आपको टेम्परेचर इंपैक्ट कर सकता है। तो यूपीएससी यहाँ से बिल्कुल ये यूरीथर्मल स्टेनोथर्मल ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये स्टेट पीसीएस में पूछेंगे। यूपीएससी यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछेगा कि हाउ डज टेम्परेचर इंपैक्ट एन ऑर्गेनिज्म। वो बोलेगा इट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आप तो एकदम चौंधिया जाएंगे, यार सेक्स कैसे डिटरमाइन कर सकता है टेम्परेचर। बिल्कुल सर, इट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट डिटरमाइंस द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट डिटरमाइंस द लिवेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट, इट डिटरमाइंस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द ऑर्गेनिज्म। यस सर, इट डिटरमाइंस। समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपके टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा, इस तरीके से ये इंपैक्ट करेगा टेम्परेचर, राइट। यूरीथर्मल कौन हुए, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकेंगे। जैसे आपका यहाँ इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैन यू थिंक ऑफ ए फ्यू यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल एनिमल एंड प्लांट्स। देखो जैसे यूरीथर्मल आपके मैं बताऊं, जैसे आपका लेपर्ड हो गया, राइट, लेपर्ड हो गया। जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो वो लेपर्ड आपका स्नो लेपर्ड बन जाएगा, राइट। जैसे आपके हिमालयाज में होता है स्नो लेपर्ड, मेनली आपके जो आपका हाई हिमालयाज हैं वहां आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा। थोड़ा नीचे आप आओगे तो वही लेपर्ड कॉमन लेपर्ड मिल जाएगा, राइट। आपके डेंस फॉरेस्ट में वही लेपर्ड आपका क्या कहेंगे उसे, क्लाउडेड लेपर्ड बन जाएगा, राइट। आपने त्रिपुरा में देखा होगा एक अलग से क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी है, राइट। तो इस तरीके से ये लेपर्ड जो है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, लेपर्ड जैसे जीव, राइट। टाइगर जैसे प्राणी ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, सो दे आर यूरीथर्मल।
लेकिन स्टेनोथर्मल कैसे हुए? जैसे आपके कोरल रीफ के बारे में आपने सुना होगा, थोड़ा भी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो गया तो ये एकदम से कोरल ब्लीचिंग शुरू हो जाती है। मैंने आपको अभी बताया कि जो आपके वो कछुए हुए, राइट, टर्टल हो गए, राइट, ये हुए आपके स्टेनोथर्मल, कि ये बहुत ज्यादा, ये इनकी एक फिक्स रेंज ऑफ टेम्परेचर है कि अगर 32 डिग्री है तो भैया 32 डिग्री ही चाहिए इनको, इससे ज्यादा हो गया तो ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये हुआ आपका टेम्परेचर वेरिएबिलिटी का इम्पैक्ट, राइट। अब आते हैं वाटर, कि भैया वाटर कैसे इंपैक्ट करेगा, वाटर कैसे इंपैक्ट करेगा, वाटर की अवेलेबिलिटी कैसे इंपैक्ट करेगी, वो मैंने आपको बता दिया। जितना ज्यादा पानी होगा उतने न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे किसी भी पौधे को, उतना ऊंचा वो ग्रो करेगा, राइट। इसीलिए आप देखेंगे कि जो ये मैं अभी वेजिटेशन की बात कर रहा हूँ, वेजिटेशन पे वाटर की अवेलेबिलिटी कैसे इंपैक्ट करती है। इक्वेटोरियल एरियाज में मैंने आपको बताया कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, राइट, आपके मेडागास्कर जैसे एरिया में, आपके सेंट्रल अफ्रीका में, राइट, आपके नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में, यहाँ आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ इंडोनेशिया जैसे एरिया में आपको बहुत अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। तो डेंस फॉरेस्ट होंगे, डेंस फॉरेस्ट होंगे, ऊंचे ऊंचे पौधे होंगे, उनके ऊपर कैनोपी कवर बहुत ज्यादा होगा, बहुत डेंस कैनोपी कवर होगा। ये ऊंचे क्यों होते हैं सर इतने पौधे? इसके लिए भी एक मैं बता दूं आपको। अब पौधे को अगर कहीं पे, अगर पौधों को अपने लिए खाना बनाना है तो फोटोसिंथेसिस करना पड़ेगा, मतलब लाइट के संपर्क में इनको आना पड़ेगा, लाइट के संपर्क में पौधों को आना पड़ेगा। अब इक्वेटोरियल रीजन्स में इतने डेंस होते हैं फॉरेस्ट कि इनमें कंपटीशन हो जाता है पौधों में कि सबसे ऊंचा तो मैं ही जाऊंगा, मुझे चाहिए सबसे ज्यादा लाइट, राइट, मुझे चाहिए सबसे ज्यादा लाइट। तो इस वजह से जो है ये सबसे ऊंचे ऊंचे बहुत ऊंचे चले जाते हैं, कंपटीशन की वजह से इनमें कंपटीशन होता है ऊंचा जाने का। तो कैनोपी कवर बहुत हाई होगा। अब देखो, इसी लाइट ने, इसी वाटर की अवेलेबिलिटी ने कितनी सारी चीजें डिटरमाइन की। पौधा कितना ऊंचा होगा ये भी डिटरमाइन कर दिया, कैनोपी कवर कितनी होगी ये भी डिटरमाइन कर दिया सर। और एक बड़ी चीज सर ये भी डिटरमाइन की कि इनका जो यहाँ पे जो जो ये डेंस फॉरेस्ट क्रिएट हुआ है, इन पौधों के नीचे कोई कोई सेकंड वेजिटेशन अच्छे से ग्रो कर पाएगी क्या? नहीं सर, लाइट ही नहीं पेनेट्रेट कर पाएगी। वो सेकंड वेजिटेशन अंदर खुद के लिए खाना कैसे बनाएगी, राइट। तो अगर कोई बोले कि इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट you can find kind of shrubs under the canopy cover of the large trees, इसी तरीके से अगर इस सेंस में कोई आपसे स्टेटमेंट पूछ ले तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया लाइट ही पेनेट्रेट नहीं कर पाएगी, फिर छोटी झाड़ियां वहां कैसे उग पाएंगी नीचे, उन्हें भी तो खाना अपने लिए बनाना है। तो वाटर ने इतनी सारी चीजें, लाइट ने इतनी सारी चीजें इंपैक्ट की। अब ये वाटर जो है ये आपके मैराइन ऑर्गेनिजम्स को भी इंपैक्ट करता है सर। सैलिनिटी लेवल यहां से काम की चीज आपके लिए यही है कि जो नॉर्मल आपका जो सैलिनिटी लेवल्स है ये अराउंड आपका 30 टू 35 आपके सी में पाया जाता है, राइट। 30 टू 35 लेवल जो है आपका सैलिनिटी लेवल सी में पाया जाता है। अब ये 30 टू 35 क्या है? 30 टू 35 पार्ट्स पर 1000, कि भैया 100 बूंदे आपकी पानी की है, उसमें 35 बूंदे हाईएस्ट सैलिनिटी बता रहा हूं मैं, उसमें 35 बूंदे आपने नमक की डाल दी, राइट। ये हुआ आपका सैलिनिटी लेवल हाईएस्ट मैराइन वाटर में। लेकिन जो आपका जो लैंड का जो मतलब इनलैंड वाटर होता है, राइट, ये आपका अराउंड 5 के आसपास ही आपका सैलिनिटी लेवल, इतना लो इसका रहता है। तो यूपीएससी यहां से आपके देखो कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए वो ऐसी स्टेटमेंट बना सकता है कि सैलाइन वाटर्स इन सेंट्रल अटलांटिक इज अराउंड और मोर देन 50 पार्ट्स पर 1000, वो 50 का लेवल वहां पे दे देगा। भाई ये इम्पॉसिबल है। आपकी जो हाईएस्ट सैलिनिटी है ये यहाँ 30 टू 35 रहता है नॉर्मली ये 100 तो बहुत ही कम, कहीं पे हाइपर सैलाइन जो आपकी लेगून्स हो गई, राइट। नॉर्मली जो आपका 100 वाला ये 50 से ऊपर जो इतना लेवल जाता है ये आपके ऐसे जैसे आपका डेड सी हो गया, राइट। जो मेनली जो इनलैंड वाटर बॉडीज है दे आर मोर हाइपर सैलाइन देन योर ओपन सीज, राइट, इनलैंड वाटर बॉडीज। तो ऐसी जो हाइपर सैलाइन लेक्स हैं वहां कहीं कहीं आपको इतना ज्यादा मिल सकता है, लेकिन जो आपका सी में, ओशन में है, वो नॉर्मली आपका 30 से 35 के आसपास आपका सैलिनिटी लेवल रहता है, राइट। अब इस सैलिनिटी के लिए भी टॉलरेशन का लेवल अलग अलग है। कुछ ऐसे जीव हैं जो बहुत ही ज्यादा सैलिनिटी में भी रह लेंगे, बहुत
और बहुत कम सैलिनिटी में भी रह लेंगे। बिल्कुल जैसे यूरी थर्मल थे वैसे ही इन्हें हम कहेंगे यूरी हैलाइन। हैलाइन, यूरी हैलाइन। जैसे हैलाइन वर्ड का याद रखना, एक होता है थर्मो हैलाइन सर्कुलेशन, राइट। ये सब कुछ यहाँ से ही निकला हुआ है। थर्मो हैलाइन सर्कुलेशन मतलब ओशन में कुछ ऐसा सर्कुलेशन हो रहा है जिसमें थर्मल एनर्जी और सैलिनिटी डिफरेंस, ये दोनों चीजें काम कर रही है, उस वजह से ओशन में वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये यहीं से ड्रॉ हुए हैं, राइट। यूरी हेलाइन वो एनिमल्स हुए, वो आपके एनिमल्स हुए मैराइन एनिमल्स, जो आपके बहुत सारे एक वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में वो खुद को अडेप्ट कर सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन कई हुए फिर स्टेनोहेलाइन, उनको चाहिए कि भैया नहीं 20 ppm का लेवल चाहिए तो 20 ही चाहिए, 20 से कम हुआ तो भी नहीं चलेगा, ज्यादा हो गया तो भी नहीं चलेगा। ऐसे हुए आपके स्टेनोहेलाइन। समझ रहे हो बात को? तो यहां से अच्छे क्वेश्चन एक तो बन सकते हैं। अब आता है सर आपका कि लाइट कैसे इंपैक्ट करती है। लाइट कैसे इंपैक्ट करती है किसी भी इकोसिस्टम को। मैंने आपको बता दिया पौधों के लिए, राइट, जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसमें पौधों के लिए लाइट की जरूरत रहती है, क्योंकि इन्हें करना है सर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से इनको बनेगा खाना। सेम आपके ओशन इकोसिस्टम में भी होता है, राइट। ओशंस में आपके फाइटोप्लैंक्टन होंगे, आपके ओशन में डायटोम होते हैं, राइट। और आपके ओशन में फिर यही फाइटोप्लैंक्टन कहीं कोरल्स में आपको बैठे हुए मिलेंगे, राइट। इन्हें भी अपना खाना बनाना होता है और ये भी फोटोसिंथेसिस से ही खाना बनाते हैं। तो मतलब लाइट दोनों को चाहिए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी और आपके मेराइन इकोसिस्टम को भी आपको लाइट चाहिए होती है। हिंदी माध्यम टेरेस्ट्रियल मतलब जो आपके आपके इनलैंड इकोसिस्टम है, मेराइन मतलब जो आपके सी में इकोसिस्टम पैदा हुए हैं, राइट। फोटोसिंथेसिस दोनों को करना है, मतलब लाइट तो दोनों को चाहिए। इसका मतलब सर ये है कि कहां पर कितने डेंस इकोसिस्टम है, कहां पर कितने डेंस पॉपुलेशन है किसी ऑर्गेनिज्म की, ये डिटरमाइन करेगा कि वहां पे लाइट का पेनिट्रेशन कितना है, राइट। तो ये तो आपको पता है कि जो इक्वेटोरियल जोन है यहाँ लाइट बहुत ज्यादा होती है अवेलेबल, राइट। लाइट बहुत ज्यादा होती है, पानी बहुत ज्यादा होता है, राइट। और हीट भी ठीक ठाक हो जाती है। इस वजह से इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ये आपको काफी अच्छे ग्रो होते हुए दिखेंगे, काफी घने फॉरेस्ट आपको दिखेंगे, राइट। जैसे ही लाइट की अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी, आप लेटीट्यूड में हायर लेटीट्यूड जाते चले जाओगे, पोल्स की तरफ जब आप जाओगे तो लाइट की अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी, राइट। और मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी, उस वजह से वहां पे आपकी जो फॉरेस्ट है वो भी कम डेंस होते हुए आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये हुआ आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में लाइट कैसे इंपैक्ट कर रही है। इंपॉर्टेंट है सर आपका कि लाइट आपके मेराइन इकोसिस्टम में कैसे इंपैक्ट कर रही है। देखो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। मेराइन इकोसिस्टम में जब आप समंदर की बात कर रहे हो सर, मान लीजिए यह है समंदर, तो इस समंदर में आपकी लाइट क्या यहाँ नीचे डेप्थ तक पहुंच पाएगी क्या? नहीं सर, नहीं पहुंच पाएगी इतने डीप में, राइट। तो जो यहाँ इस मेराइन इकोसिस्टम में आपकी जो हाईएस्ट मतलब आज तक मापा गया है वो 500 से 600 मीटर की डेप्थ तक आपकी लाइट पेनेट्रेट कर पाती है। और उसमें भी वाइड रेंज ऑफ लाइट कलर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो आपकी हाई एनर्जी लाइट है वो ही बहुत डेप्थ तक निकले पहुंचेगी, वो ही बहुत डेप्थ तक पहुंचेगी, राइट। हाई एनर्जी लाइट कैसी हुई, हमने कलर पैटर्न पढ़ा हुआ है विबग्योर का, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो वगैरह वगैरह वगैरह, ग्रीन और फिर लास्ट में रेड। तो जैसे ही हम वॉयलेट से शुरू करते हैं और रेड तक पहुंचते हैं, हम मानते हैं कि इन 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 कलर की जो लाइट होगी इनकी एनर्जी कम होती जा रही है, राइट। तो जो वॉयलेट है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, रेड है इसकी एनर्जी कम होगी, सबसे कम होगी। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। मैंने बोला मेराइन इकोसिस्टम में 500-600 मीटर से नीचे आपके लाइट पेनेट्रेट होते हुए नहीं दिखेगी, और जहां तक लाइट पेनेट्रेट करेगी उसे हम कहते हैं फोटिक जोन। फोटिक जोन हिंदी माध्यम, जहां भी फोटो वर्ड दिखे आपको मतलब लाइट की बात हो रही है, फोटोग्राफ मतलब लाइट को ग्राफ करना, राइट। तो ऐसे फोटिक जोन मतलब वो जोन जहां पे लाइट अंदर पेनिट्रेट कर पा रही है आपके ओशंस में, राइट। बिल्कुल जीरो से डिस्कस कर रहे हैं हम। अब मैंने आपको बताया कि इस फोटिक जोन में एक ही कलर की लाइट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी।
डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ में पेनिट्रेट कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अब पेनिट्रेशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो जो वो लाइट है, जो वो लाइट की किरणें हैं, जो लाइट की वेव्स हैं, उनमें एनर्जी कितनी है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी डेप्थ में वो जाएंगे। हमें पता है सबसे कम एनर्जी रेड लाइट में होगी, तो वो यहाँ इसी एरिया तक पहुंच पाएगी आपकी रेड लाइट, राइट। और जो सबसे डीप है वो आपकी ब्लू लाइट, राइट, जो वायलेट से जो सबसे क्लोज जो कलर होगा वो सबसे डेप्थ में आपको देखने को मिलेगी। तो मतलब सबसे डेप्थ में आपको देखने को मिलेगी ब्लू लाइट। अब ये लाइट कैसे इंपैक्ट करेगा सर आपके ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, ये इसमें बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, राइट। वो हम अभी देखेंगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अभी याद रखो कि लाइट ऐसे ऐसे पेनिट्रेट करेगी कि फॉर मेनी एनिमल्स टू दे यूज diurnal and seasonal variations in light as cues for limiting their foraging, reproductive and migratory activities. Yes, इस पैरा में एक इंपॉर्टेंट बात सर ये भी कही है कि लाइट का एक और रोल होता है। लाइट का एक और रोल होता है, और रोल क्या है कि जो बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये जो फोटो पीरियड होता है कहीं पे, जो फोटो पीरियड होता है, फोटो पीरियड मतलब कितने लंबे ड्यूरेशन तक आपकी लाइट रहती है कहीं पे, राइट। जैसे सर्दियों में फोटो पीरियड कम हो जाता है, इंडिया में फोटो पीरियड कम हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो सन है वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होगा। इंक्लिनेशन सन की जो लाइट की इंक्लिनेशन होगी वो डायरेक्टली आपके सदर्न हेमिस्फीयर में होगी सर्दियों में, राइट। तो फोटो पीरियड आपके नॉर्थ में कम हो जाएगा, और इसी कम या ज्यादा होने के पैटर्न को कई सारे आपके जो प्राणी हैं, कई सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्होंने नोट करके रखा हुआ है सर। और इनकी जो माइग्रेटरी एक्टिविटीज है वो इसी फोटो पीरियड पे ही डिपेंड करेगी। ये बहुत इंटेलिजेंट है, राइट। ये इनके फोटो पीरियड पे डिपेंड करेगी। इन्हें पता चल जाएगा कि ठीक है, अब दिन की जो लंबाई है वो कम हो चुकी है, अब भैया सर्दी आने वाली है, हमें हमारा अब टाइम आ गया है कि हम थोड़ा साउथ में चले जाएं, राइट। और ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि जो साइबेरियन क्रेन है वो कितना ऊपर से, साइबेरिया से लेके आपके यहाँ केवलादेव घाना नेशनल पार्क में साइबेरियन क्रेन पहुंच जाती है। समझ रहे हो बात को, राइट। वो इसी चीज को, इसी पैटर्न को एनालाइज करती है। जैसे ही वहां पे आपकी सर्दी बढ़ने लगेगी, वो वहां से माइग्रेट कर जाएगी। वो देख लेगी कि हाँ भैया, अब जो दिन का पीरियड है, फोटो पीरियड है, ये अब कम होता जा रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मुझे अब साउथ की तरफ माइग्रेट करना पड़ेगा, ठंड आने वाली है, राइट। तो ये इतने लाइट का एक इस तरीके से माइग्रेटरी पैटर्न्स पे भी ये इम्पैक्ट होता है लाइट का। तो यूपीएससी ऐसे आपको स्टेटमेंट दे सकता है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इम्पैक्ट्स द ऑर्गेनिजम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स। तो इसमें से वो आपको ऐसे ऑप्शंस दे सकती है। अब इस कॉन्सेप्ट पे फिर से आते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे एक क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन है सर, यही क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस जो कि डिटरमाइन करेंगे आपकी एग्जाम में परफॉर्मेंस। क्योंकि यूपीएससी बनाता है इन्हीं क्वेश्चन से अपने लिए एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत डीप कॉन्सेप्ट होता है। इनमें पूछा हुआ है कि क्या आप सोच सकते हैं कि रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी में से सबसे डेप्थ में, सी में सबसे डेप्थ में कौन सी कलर की एल्गी होगी? सर कईयों को पता होगा कि रेड एल्गी जो है इनमें सबसे डीप होगी। वो क्यों? अभी डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो लाइट है, यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, जो लाइट है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है, और जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली लाइट है वो सबसे ज्यादा डेप्थ में जाएगी, वो सबसे ज्यादा डेप्थ में जाएगी। दूसरी बात सर ये है, एक दूसरा केस आप याद रखो कि जितने भी आपके ऑब्जेक्ट है दुनिया में, जितने भी ऑब्जेक्ट है दुनिया में, वो हर कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे सिवाय उस कलर के कि जो उसका अपना कलर हो। समझ रहे हो बात को? वो हर उस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे सिवाय उस कलर के कि जो उसका अपना कलर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किचन में कोई ग्रीन कलर की कोई प्लेट रखी हुई है, राइट, तो वो ग्रीन कलर की प्लेट बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर देगी, सिर्फ ग्रीन कलर को वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तभी आपको वो ग्रीन कलर की दिखेगी। समझ रहे हो पूरे बात को? अब यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, हमने क्या करवाना है? हमने करवानी है लाइट एब्जॉर्ब।
किससे? आपके जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, आपके जो डायटोम होते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है बेसिकली, राइट, आपके जो मेराइन इकोसिस्टम है प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इनसे करवानी है हमें लाइट एब्जॉर्ब, राइट। अब वो लाइट एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए जिस कलर की लाइट इन्होंने एब्जॉर्ब करनी है ना सर, जिस कलर की लाइट इनके पास अवेलेबल है, उस कलर से बिल्कुल डिफरेंट कलर का इनको पिगमेंट चाहिए, राइट। पिगमेंट क्या होता है? वो एक तरीके की वो एंटिटी जो कि इन्हें फोटोसिंथेसिस करवाने में मदद करेगी, राइट। इसीलिए जो आप सबसे ऊपर ओशन में सबसे ऊपर जो आपको साइनोबैक्टीरिया या शैवाल देखने को मिलेगा, वो आपका ब्लू कलर का होगा, वो आपका ब्लू कलर का होगा। क्यों? क्योंकि यहां आपकी सबसे ज्यादा रेड कलर की लाइट मिलेगी सबसे ऊपर, ओशन के सबसे ऊपर वाले सरफेस में। मैंने बताया कि जो लाइट जितनी कम एनर्जेटिक होगी वो उतने ऊपर टिक जाएगी, वो नीचे डीप नहीं जा पाएगी, राइट। तो सबसे ऊपर आपकी सबसे कम एनर्जेटिक लाइट होगी रेड कलर की, और रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए बिल्कुल रेड से डिफरेंट कलर, ब्लू ग्रीन कलर का एक पिगमेंट यहां पाया जाएगा, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, राइट। क्लोरोफिल यही पौधों में भी होता है। इसीलिए यहां जो टॉप वाली एल्गी होती है, इसका कलर होगा सर ग्रीन या ब्लू, राइट। लेकिन जब हम थोड़ा डेप्थ में चलते जाएंगे तो जो जो रेड कलर से डिफरेंट जो दूसरी मतलब ये जो विबग्योर पैटर्न होता है, तो विबग्योर जो ये पैटर्न होता है जिसमें कि लास्ट में आपका रेड होता है, तो रेड से वापस हम आ रहे हैं धीरे धीरे। रेड कलर की लाइट हमने एब्जॉर्ब करवा दी, राइट। अब यहां से इधर की जो लाइट्स हैं वो सारी उस कलर की लाइट्स थोड़ा डेप्थ में चलती जाएंगी, डेप्थ में जाएंगी थोड़ा। और इसीलिए जो ये सेंट्रल जो एरिया है, यहाँ पे जो सेंटर का एरिया है, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे डायटोम सर, और इनका कलर होता है ऐसा ब्राउन। ब्राउन कलर इसीलिए क्योंकि इसे वाइड रेंज ऑफ लाइट को यहाँ पे कंज्यूम करना पड़ेगा। डायटोम पे क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाया हुआ था इस साल 2021 में, देख लेना एक बार। डायटोम के कुछ स्पेशल फीचर ये है सर, ये ऐसे प्राणी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो सबसे ज्यादा आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, राइट। डायटोम्स आर इंपॉर्टेंट, और ये कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो आपके मेनली ब्राउन कलर के पाए जाते हैं। ब्राउन कलर क्यों है सर इनका? क्योंकि इन्हें सर वाइड रेंज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करनी है। तो जो रेड वगैरह का, राइट, ये विबग्योर का सबका मिक्सचर होगा ना, सबका नहीं तो वाइड रेंज ऑफ जो इसमें कलर है, उन सबका मिक्सचर जब आप करोगे तो आपको निकलेगा ये कलर, ब्राउन कलर। इसीलिए इसने ब्राउन कलर, राइट, यहाँ पे एक अपनी वाइड रेंज ऑफ कलर पैटर्न इसने अपने लिए अपनाया है, सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब सो मच वाइड रेंज ऑफ लाइट, जो कि इतने बड़े एरिया में यहाँ पेनेट्रेट करेगी। डेप्थ में जाएगी सिर्फ आपकी ब्लू लाइट, और ब्लू का बिल्कुल जो जो ऑपोजिट कलर है वो होता है सर रेड। इसीलिए जो डेप्थ, सबसे ज्यादा डेप्थ में आपको एल्गी मिलेगी वो है रेड कलर की। क्यों? क्योंकि सर इनमें एक तरीके का पिगमेंट होता है, जैसा यहाँ हमने पढ़ा था क्लोरोफिल टॉप में, वैसा ही इसमें होता है फाइको एरिथ्रिन करके, फाइको एरिथ्रिन। और इस पिगमेंट का कलर होता है रेड। रेड इसलिए होता है क्योंकि इसे ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करनी है, राइट। मैंने आपको बताया है लाइट का एक प्रिंसिपल है कि जो भी ऑब्जेक्ट पे आप लाइट फेंकोगे तो वो हर उस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जो उसका अपना कलर नहीं है। जो उसका अपना कलर है उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, बाहर फेंक देगा, राइट। तो अगर आपको डेप्थ में पहुंचने वाली इस ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करवाना है तो आपको ब्लू कलर से डिफरेंट कलर लेना होगा, और ब्लू कलर से सबसे डिफरेंट वाला कलर इस विबग्योर पैटर्न में आपको रेड कलर मिलता है। इसीलिए जो आपकी डेप्थ वाला जो जो एल्गी होती है, जो 500-600 मीटर की डेप्थ में मिलेगी, वो आपको रेड एल्गी मिलेगी। आई होप ये क्वेश्चन ठीक ठाक इलेबोरेटली डिस्कस हो चुका होगा, राइट। सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि हमारे साथ हो सकता है नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी हो, तो उनको काफी दिक्कत होती है ये सारे कॉन्सेप्ट समझने में, इसीलिए इतनी इलेबोरेटली ये बता रहा हूँ। हो सकता है कहीं को लगे कि इतने इलेबोरेट बताने की क्या जरूरत है, छोटे बच्चे थोड़ी ना, राइट। अब है कि भैया सॉइल कैसे इंपैक्ट करेगी? सिंपल बात कि इन एक्वेटिक एनवायरमेंट, राइट, तो सॉइल में जो न्यूट्रिशन होंगे, राइट, वो
इम्पैक्ट करेंगे कि भैया सॉइल का आपका फीचर कैसा है, राइट। सॉइल का पीएच जो लेवल है वो भी इफेक्ट करेगा कि कितना कर पौधा यहाँ पे ग्रो कर पाएगा, नहीं ग्रो कर पाएगा। जो हाई पीएच के पीएच लेवल की जो सॉइल है, राइट, या फिर जो बहुत ही लो पीएच लेवल की जो आपकी एसिडिक टाइप की जो सॉइल है, राइट, उन सॉइल्स में अच्छे से आपके प्लांटेशन ग्रो नहीं कर पाएगी, राइट। या फिर जो हाइपर सेलाइन सॉइल हो जाती है आपकी ओवर इरिगेशन की वजह से, जैसे आपके पंजाब हरियाणा में हो चुकी है, तो सॉइल के फीचर भी ये डिटरमाइन करते हैं कि आपकी जो नेचर में जो जो जिस तरीके की वेजिटेशन होगी वो कैसी होगी, right. This in turn indicates the type of animals that can be supported. Similarly, in aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animals. यहाँ बेसिकली बेंथिक एनिमल के बारे में बात चल रही है। देखो बेंथिक एनिमल क्या होता है। अब सॉइल की जब बात होती है हमारे दिमाग में एकदम आता है कि भैया हाँ हाँ मिट्टी की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्टिनेंट की बात हो रही होगी। समंदर में तो नहीं होगी मिट्टी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। समंदर में भी आपके सेडिमेंट्स होते हैं, राइट, सेडिमेंट्स होते हैं। कैसे सेडिमेंट? कुछ रिवर्स बहा के ले जाएंगी, वो जाएगी आपके समंदर में, राइट। कुछ इवन आपके जो जो आपका जो ओशन होता है उसी के अंदर कई सारे आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे, राइट। वहां पे भी ओशन में ओशनोग्राफी आप जब पढ़ेंगे, राइट, तो वहाँ कई तरीके के फीचर होंगे, आपको कैन्यन देखने को मिलेगा, राइट, और बाकी बाकी सारी चीजें, राइट, आइलैंड्स होंगे, वहां से भी सेडिमेंट्स जाएंगे ओशन के अंदर। या ओशन में ही जब वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, राइट, तो उस टाइम भी आपको उसकी वजह से भी सेडिमेंट्स वहां पे देखने को मिलेंगे। तो उन सेडिमेंट का फीचर क्या होगा ये डिटरमाइन करेंगे कि जो बेंथिक एनिमल्स हैं, बेंथिक एनिमल्स होते हैं जो सबसे डीप ओशन में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बेंथिक एनिमल्स। जो सबसे डेप्थ में रहते हैं, बेंथिक एनिमल्स, राइट। तो ये अभी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाता है कि कई आपके नेक्टन होंगे, प्लैंकटन होंगे, राइट, पेरिफाइटन होते हैं, राइट, आपके बेंथिक जोन अलग होता है। बेंथिक जोन मतलब वो सारे एनिमल्स जो सबसे डेप्थ में आपको देखने को मिलेंगे, उन्हें हम कहते हैं बेंथिक एनिमल्स। तो इन एनिमल्स को इम्पैक्ट करेगा ये सेडिमेंट, क्योंकि सेडिमेंट तो नीचे बैठा होगा और जो सेडिमेंट के सबसे करीब होगा उन एनिमल्स के जो हैबिटेट है उसको उस पे ये जरूर अपना इफेक्ट डालेगा। तो आई होप ये एबायोटिक फीचर्स को हम अच्छे से डिस्कस कर सके होंगे, राइट। एक अच्छी इलेबोरेट डिस्कशन इसमें की, ज्यादा इलेबोरेट होगी आई थिंक, लेकिन फिर भी इफ दिस लेक्चर्स आर ऑफ एनी वैल्यू फॉर यू देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, और बेल आइकन भी आपने क्लिक करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे हम एडेप्टेशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है सर कि जो एडेप्टेशन है, राइट, उसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन सारे जो जैसे सॉइल हो गया, राइट, इन सारी चीजों के लिए एडेप्टेशन कैसे आती है किसी पौधे में, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।